हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन चल रहा है आईएएस और आरएस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं बता दूं कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं आपके एमसीक्यूज डिस्कशन फॉर स्पेशली यूपीएससी पीटी के लिए। तो बिना टाइम ख़राब किए फटाफट अपन ज्वाइन होते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सीधे 9950 4969 एंड 5269 है ये। ओके मित्रों, आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये है अपना यूपीएससी पीटी के लिए पहला क्वेश्चन। गौर से समझिएगा, बाइलैंग्वेज क्वेश्चन है और मस्ती के साथ क्वेश्चन करना है। Why the Indian Constitution is called as a living document? आप भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के लिए इसे परिवर्तित किया जा सकता। मैं ये सही है गलत है मुझे नहीं पता है, आपको बताना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू चेंजेस एज पर दी चेंजिंग नीड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्या ये सही बात है? क्या भारतीय संविधान को लोगों की आवश्यकता के अनुसार चेंज किया जा सकता है या किया गया है? मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। संविधान राजनीतिक वर्ग का मतलब है आपका संसद, पार्लियामेंट। और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इनफ फ्लेक्सिबिलिटी? क्या इन दोनों को ये अधिकार देता है कि वो इंटरप्रिटेशन करें और संविधान में कुछ चेंजेस करें? तो अब आपको बताना कौन से स्टेटमेंट सही है। वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी फॉर कैट इज़ द परफेक्ट आंसर। क्यों, देख लीजिए मित्रों। ये सही बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक नहीं है, दिस इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ये एक लिविंग और लिविंग थिंग है। देखिए, एक तो होती है आपके नॉन लिविंग जिसमें कोई चेंज ही नहीं कर सकते। एक लिविंग मतलब जिसमें सांसें चल रही हैं, सजीव की तरह काम कर रहा है। तो हमने जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो 395 आर्टिकल्स थे। आज भी 395 ही हैं, लेकिन अमेंड करते करते लगभग हम 475 तक पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हमने क्यों की? ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और दूसरा, ये दोनों बातें सही हैं कि पार्लियामेंट भी संविधान में चेंज करती हैं। बताओ तो, कई सारे चेंजेस किए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत हमने एसपीए जोड़ा, समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता। हमने 44th किया, हमने उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तो पार्लियामेंट ने किया, संसद भी तो करती है, जुडिशरी भी तो करती है। किसने 1973 में केशवानंद भारती केस में, याद करिए, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था? वो जुडिशरी थी। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी भी चेंज कर सकती हैं और हमारी पार्लियामेंट भी चेंजेस ला सकती हैं। आई होप क्रिस्टल क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाड़ू क्वेश्चन फॉर यूपीएससी पीटी, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सही है एससी और एसटी कमीशन के रिगार्डिंग? एससी एंड एसटी कमीशन के रिगार्डिंग क्या सही है? नंबर फर्स्ट, क्या ये उनसे जुड़ी हुई शिकायतों की जांच कर सकता है? कौन? एससी एसटी कमीशन। हाँ, डेप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट। क्या ये शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, एससी आयोग है, एसटी नहीं, अनुसूचित जाति आयोग। एससी कमीशन क्या उनके एससी से रिलेटेड शिकायतों की जांच कर सकता है? ये उनकी जो भी एससी कम्युनिटीज़ हैं उनका रिजर्वेशन कितना होगा, कम करना है ज़्यादा करना है, उसमें वृद्धि कमी, ये डिसाइड कर सकती है। कौन? एससी कमीशन। साथ ही साथ ये भी बता सकती है वो कि जो नौकरियों में आरक्षण है, बिल्कुल, प्रमोशन थ्रू द रिजर्व कोटा, क्या ये भी बता सकती हैं? और रिजर्वेशन का कोटा भी घटा बढ़ा सकता है। यस, प्लीज़ फोकस ऑन एससी कमीशन। हेलो हेलो हेलो, एससी कमीशन के बारे में फोकस करना। तो बताओ मुझे, फटाफट आंसर सोचो। टफ क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया
मेरी तरफ से हाथों हाथ पेटीएम है साहब 10 रुपये। बताओ सच्ची बताओ क्या सही है मित्रों? इसका आंसर है ए फॉर अम्बाला। दूसरा और तीसरा दोनों ही गलत हैं साहब, दोनों ही गलत हैं। यहाँ ये सही बात है, ये सही बात है। पहले तो आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, एससी कमीशन, एससी कमीशन किस आर्टिकल में है? अनुसूचित जाति आयोग किस आर्टिकल में है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दम है तो। और एससी कमीशन क्या करता है? ये रिकमेंडेटरी है, ये कंपलसेसरी नहीं है। आई मीन कंपलसेशन नहीं है इसकी रिकमेंडेशंस पर, ये खाली अनुशंसाएं देता है। मतलब एससी के साथ जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है उसको सही करिए, कहीं प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करिए। तो ये उनके सामाजिक और आर्थिक विकास पर बल देता है, ना कि उनके आरक्षण पर। उनके आरक्षण को कौन डिसाइड करेगा? डीओपीटी, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो डीओपीटी है, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, वो तय करता है कि आरक्षण में कमी करनी है या बढ़ोतरी करनी है। और जो नौकरियों में प्रमोशन है, सरकारी गवर्नमेंट में प्रमोशन, वो भी डीओपीटी ही करता है। तो ये काम एससी कमीशन का नहीं है, ये डीओपीटी का काम है। और फ्रेंड्स आगे और भी कई चीज़ें हैं। कौन ये डिसाइड करेगा कि इस जाति को एससी में लेना है और इसको एससी से बाहर करना है? आर्टिकल 341 के तहत ये प्रेसिडेंट के ऊपर बिल्कुल ये सारा का सारा काम कौन करेगा साहब? ये अपने जो राष्ट्रपति महोदय हैं, संसद की अनुशंसा से उनके अधीन है। तो ये संबंधित राष्ट्रपति आदेश में संशोधन के द्वारा किसी राज्य में जाति को अनुसूचित जोड़े या न जोड़े जाने पर विचार किया जाता है। तो कुल मिलाकर के, लेकिन ये भी कैसे? अगर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड अनुसूचित जाति आयोग दोनों सहमत होते हैं उस बात पर, तो उस जाति को एससी में लिया जाता है, अन्यथा नहीं। लेकिन ये पहल कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले बोलेगा कौन? ये पहल स्टेट गवर्नमेंट से स्टार्ट होती है जहाँ वो कम्युनिटी रह रही है। आर्टिकल 341 यू हैव टू रिमेंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नीति निर्देशक तत्व, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा रे कि डीपीएसपी किस पार्ट में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डीपीएसपी किस आर्टिकल में है? दूसरा, कहाँ से कहाँ, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? चौथा क्वेश्चन, क्या डीपीएसपी एनफोर्सेबल है, न्यायोचित है? क्या आप डीपीएसपी को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं? इन तीनों सवालों के आंसर मुझे आपके चाहिए कमेंट बॉक्स में। कम ऑन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब्ड। कम ऑन, बताओ रे, क्या डीपीएसपी में वो पॉलिसीज हैं जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा अपनाया जाना चाहिए? क्या डीपीएसपी में वो पॉलिसीज हैं जो एक समाज के रूप में, समाज के उद्धार के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी बात की गई है? और इसमें वो चीज़ें भी है जो फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। तो इनमें से कौन सी सही बात है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मैं कहूँगा ये तो गैली झालर को भी पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आंसर है इसका डी फॉर दिल्ली। तीनों की तीनों सही बातें हैं। तो मित्रों ये सही बातें हैं बिल्कुल कि डीपीएसपी में वो सारी चीज़ें हैं। देखिए फंडामेंटल राइट तो किस में है? पार्ट 3 में है, और आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट में वो सारी चीज़ें हैं जो स्टेट के अगेंस्ट, मतलब स्टेट को करना पड़ेगा नेगेटिव सेंस में, बट डीपीएसपी स्टेट के लिए पॉजिटिव सेंस में है, स्टेट को ऐसा करना चाहिए के अर्थ में। तो फ्रेंड्स ये कई सारी डीपीएसपीज हैं। आप अगर पढ़ेंगे इनको, इस डिटेल को, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि डीपीएसपी में क्या क्या दे रखा है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक मुझे आप बताएंगे, मैं अभी बताऊंगा नहीं कहाँ से कहाँ तक है। अगला क्वेश्चन मित्रों, फेडरेशन। एग्जैक्टली मैं इस क्वेश्चन पर जाऊं उससे पहले मुझे आप बताएंगे कि हमने फेडरेशन वर्ड, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये जो फेडरेशन की कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, वो हमने किस देश से ली है, बताएंगे मुझे। और दूसरा क्वेश्चन, क्या हमारा फेडरेशन यूएस के फेडरेशन की तरह ही है या उससे अलग है? और मेरा तीसरा क्वेश्चन, क्या हमारे यहाँ पर राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार है? मेरा चौथा क्वेश्चन, क्या अमेरिका की तरह हमारा फेडरेशन भी एक राज्यों के समझौते का परिणाम है? आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। बताओ मिंडो, आंसर बताओ रे, सोचो 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 सोचो, कम ऑन।
तो देखिए फेडरेशन का मीनिंग स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाईकैमरलिज्म। क्या ये फेडरेशन का एक कैरेक्टर है? भारत में फेडरेशन का कहीं भी यूज नहीं हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पता नहीं मुझे। और फेडरेशन की प्रकृति अर्धसंघीय होती है, क्वासी फेडरल है साहब, क्वासी जुडिश बिल्कुल हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है। कौन कौन से सही है जल्दी बताओ मित्रों। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन। ए फॉर अम्बाला इज द परफेक्ट आंसर। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मित्रों हमारा जो फेडरेशन है, यूनियन गवर्नमेंट, सारे स्टेट गवर्नमेंट, ये फेडरेशन राज्यों का आपसी समझौता नहीं है। हमने इनको डरा धमका करके स्टेट्स को बांध के रखा है। तो ये बात तो दिमाग से निकाल ही दो। अमेरिका का फेडरेशन अलग है, हमारा फेडरेशन अलग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड कहीं भी नहीं दिया हुआ है। हिंदी में इसको परिसंघ कहते हैं। रे परिसंघ, परिसंघ नहीं है। क्या कहता है हमारा आर्टिकल 1? इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। हमने यूनियन वर्ड लिया मित्रों। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 3 वर्ड होते हैं, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। इन तीनों में डिफरेंस बताना कि तीनों में डिफरेंस क्या है। और इंडियन सिनेरियो में हमने यूनियन शब्द ही क्यों लिया? हम फेडरेशन भी ले सकते थे, कन्फेडरेशन भी ले सकते थे। अमेरिका में कन्फेडरेशन से फेडरेशन क्यों हुआ ये भी बताइएगा। तो मित्रों फेडरल वर्ड का मतलब है सबका साथ सबका विकास। केंद्र सरकार भी अपना विकास करेगी और राज्यों को भी बराबर मौका देगी। जैसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं मित्रों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। और ये सहकारी संघवाद देने वाला व्यक्ति ध्यान रहे ग्रेनविल ऑस्टिन या ग्रेनविले ऑस्टिन, बिल्कुल। और मॉरिस जॉनसन ने सौदेबाजी का संघ कहा है। तो कुल मिला के हमारे फेडरेशन के बारे में ये बातें मैंने बताई है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी आज मैं 5 ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर मैं 10 क्वेश्चन डेली लूँगा। बताइए साहब, हाईकोर्ट के बारे में क्या सही है? इनमें से हाईकोर्ट के बारे में क्या सही है? कम ऑन। क्या हाईकोर्ट अपने से लोअर कोर्ट से कोई मामला मंगवा सकता है क्या? बोलो 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 बोलो, मंगवा सकता है क्या? पता नहीं मुझे। हाँ जी, इसे स्वयं के निर्णय या आदेशों अथवा विदेशों का ओके संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। इट हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर और द डिसीजंस। क्या हाईकोर्ट ऐसा कर सकता है? और अंतर्राज्यीय जल विवाद, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं, उनमें भी हाईकोर्ट फाइनल डिसीजन दे सकता है। याली जालर कोई पता है रे भाई एक स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट गलत है, उसको पकड़ती तो आंसर है। तो मैडम इंडिया इसका आंसर है ए फॉर अम्बाला, बिकॉज तीसरा गलत है। क्यों गलत है बताओ तो मुझे। तीसरा गलत इसलिए है कि भाई जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है वो आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी पावर है, ना कि हाई कोर्ट के पास में। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई पड़ी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से अपना मामले मंगवा सकते हैं और वापस उन्हें भेज भी सकता है। और साथ ही साथ वो उनका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है और अपने निर्णयों को भी वापस चेक कर सकता है कि उनके डिसीजन सही है गलत है। बट ये जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं इन्हें वो रिजॉल्व नहीं कर सकता। तो मित्रों ये हमारा आज का डिस्कशन था। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ही करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। और अगर आप नए हैं तो अनअकैडमी RPSC में मैं एक टॉप एजुकेटर हूँ, स्पेशली RS एग्ज़ाम के लिए। और यूट्यूब पे मैं UPSC की क्लासें दे रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप जुड़ना चाहें तो मुझसे इस नंबर से जुड़ जाना, 9950496952। इस नंबर पर डेली में भेजता हूँ 6 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग, RS प्रीलिम्स एंड RS मेंस एंड IS मेंस। मैं डेली भेजता हूँ साहब 30 MCQ RS प्री और IS प्री के लिए। और हर संडे को रहता आपका, एक संडे को मेंस का टेस्ट, एक संडे को प्री का टेस्ट, सब कुछ फ्री है। तो जुड़ें और एंजॉय करें। कम ऑन।